परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हम लोग का अगला टॉपिक है। इसको बताने से पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग HCF और LCM निकालने में बहुत गलती कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन जो 2019 में बोर्ड में आया है उसको मैं बता रहा हूँ। 6, 72 और 120 का LCM लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, लघुत्तम निकालने के लिए इन सबों को एक ही में लिख के ऐसे जो करते हैं ये वाली विधि, इससे अपना रहे हैं। यहाँ पे इस विधि का उपयोग नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पुरानी विधि का उपयोग नहीं करना है। जो नई विधि बताई गई है इसी का उपयोग करना है, इसी के द्वारा करना है। विधि द्वारा लसा और मौसा ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। वो अलग से जो करते हैं उसको लिखिए चाहे ना लिखिए, ये अभाज्य गुणनखंड जरूरी है। तो ये 2 गुणे 3 होता है। और 72 का हम लोग लिखेंगे, 12 छक 72 होता है, टेबल याद है आपको। तो 6 के लिए 2 गुणे 3 लिख देंगे, 12 छक 72 होता है। 12 के लिए लिखेंगे 3 गुणे 4 होता है, तो 4 के लिए 2 गुणे 3। तो इस तरह से ये हो गया 72 का। और 120 का जैसे करना है तो 120 का होता है 2 गुणे 5, 5 दूना 10 हो गया। और 10 और 12 से गुणा करते हैं तो 12 का हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, 2 गुणे 3, ये हो गया। इसको ज़रा हम लोग सजा देते हैं ऐसे पावर के रूप में। ये जो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 हो गया, और ये आपका हो गया 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2, और ये आपका हो गया 2 के पावर 3 गुणे 5। तो ये हमने लिख लिया सबके पावर्स के रूप में। इसी का उपयोग करके हम लसा और मौसा लिखते हैं। जब लसा लिखना होगा चाहे मौसा लिखना होगा तो पहले हम लसा बताएं कि मौसा, पहले मौसा ही लिख लो। मौसा लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं मौसा बराबर, सभी संख्याओं को देखते हैं इसमें। और जैसे 2 को देख रहे हैं हम लोग, सब में पहले तो 2 होना चाहिए, तीनों में 2 सब में है, और जिसका पावर सबसे कम रहेगा वो लिखा जाएगा। तो ये 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, ये 2 है, तो इसको पहले हम लिखें 2। इसमें पावर सबसे कम जो रहेगा वो लिखा जाएगा। 3 वाले में देखिए, इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें 3 है, किसका पावर कम है तो ये 3 केवल। और इसके बाद 5 नहीं है सब में तो 5 को नहीं लिखेंगे, ये सब में होना ज़रूरी है। अगर किसी इसमें होता इसमें नहीं होता तब भी नहीं लिखेंगे उसको। तो इस तरह से इसका मौसा आ गया 6। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मौसा निकालने के लिए हर संख्या को हम लोग देखते हैं, जो सब में रहेगा और जिसका पावर सबसे कम रहेगा वही लिखा जाएगा। जैसे देखिए 2 पावर 3 और 2 है, तो पावर सबसे कम 2 का है, 2 हमने लिखा। इसमें 3 है, तीनों में है, लिखा। और 5 एक में है, इसमें नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। मौसा निकालने के लिए इसको ध्यान में रखना है। लौसा के लिए अब जो तीनों में था वही ले रहे थे, यहाँ तीनों की बात नहीं है, किसी में भी रहेगा उसे लिखना है, किसी में भी रहेगा। जैसे देख लो ये, और सबसे अधिक पावर जो रहेगा उसे लिया जाएगा। सबसे अधिक पावर जैसे 2, हर संख्या को देखना है, 2 है तो 2 का सबसे अधिक पावर सब में 2 है। अगर नहीं भी रहेगा तो 2 को देखा जाएगा, हर संख्या को देखना है। सबसे अधिक पावर 2 के पावर 3 है, तीनों को देखा जाए तो जो सबसे अधिक पावर वाला है उसे लेंगे। 2 के पावर 3 गुणे 3 को चेक करिए, 3 को चेक करते हैं तो देखते हैं कि तीनों में तो 3 है, लेकिन 3 का पावर सबसे अधिक इसमें है, 3 के पावर 2। और 5 को देखिए, हर संख्या को देखना है, 5 एक में है बाकी किसी में नहीं है, तब भी 5 लिखा जाएगा, अधिकतम पावर वाला। इसमें अगर 5 के पावर 2 रहता तो 5 के पावर 2 लिखते। तो अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 के 9 गुणे 5, और ये जो है आपका हो गया 9 8 72 गुणे 5, 72 गुणे 5, 5 दूना 10 और 5 7 35 1 36, 360 आपका LCM आ गया। ये LCM हो गया। इस विधि का उपयोग आप लोग करिए। वो जो हम लोग काट के बनाते हैं फैक्टर वाला मेथड, वो तो ठीक ही है, वो अलग रफ में ही रहना चाहिए। मेन तो यही है, ये गुणनखंड रहना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। अगर ये नहीं करते हैं तो ये जो है आपको नंबर मिलने की संभावना कट जाएगी, वो जो पहले विधि से करेंगे। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तथा मौसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है।
ये हमने नहीं लिखा था, ये आपका 2019 में क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर पुनः ध्यान दिलाए ध्यान। अब अगला टॉपिक हम लोग आते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। हम लोगों ने कक्षा 9 में ही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पढ़ा था और उसमें परिमेय संख्याएं डिफाइन की गई थी। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, P/Q के रूप में लिखी जा सकें। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P Q क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक पता है आपको, पूर्णांक संख्या है जैसे -2, -3, -4, -5 कुछ भी ये हो सकता है, नीचे बस 0 नहीं हो सकता। तो जैसे मान लीजिए आपने 3/5 लिख दिया, P का मान 3 हो गया, Q का मान 5 हो गया, ये एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए आपने 100/119 लिख दिया, ये आपकी परिमेय संख्या है। 100/-119 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। 0 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/5 लिख दिए तो 0 के बराबर ही होगा, लेकिन 5/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है, नीचे 0 नहीं हो सकता। अब ये जितना आप लोग भिन्नात्मक संख्याएं देखते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इनका अगर हम दशमलव रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो भाग दे देते हैं नीचे से, जैसे 0.5 हो जाता है, ये कट जाएगा, और ये 5 से भाग दे देंगे, 5 6 का 30, 0.6 आ जाएगा। तो इनको हम दशमलव में भी बदल सकते हैं ऐसी संख्याओं को, और दशमलव में जब बदलेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि जैसे पूरा पूरा भाग लग गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम भाग देते हैं तो ये भी भाग पूरा पूरा लग जाएगा। 3/4 है तो भाग देंगे तो 4 7 28 होगा, 0.7 और 2/4 5 20, ये कट गया पूरा पूरा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, जैसे 3 से भाग देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 0.333, ये आपका रिपीटिंग आ जाएगा, रिपीट करेगा, 0.3 बार भी इसको कहते हैं। तो देख रहे हैं कि परिमेय संख्याएं में 2 तरह की दशमलव आ रहे हैं। एक तो भाग पूरा पूरा समाप्त हो जा रहा है, दूसरा भाग समाप्त नहीं हो रहा है, रिपीट करने लग रहा है। एक अंक रिपीट करेगा या 2 अंक रिपीट कर सकता है, 3 अंक। तो ये परिमेय संख्याओं में का दशमलव जो प्रसार होता है वह पूरा पूरा भाग लग जाने वाला, इसको बोलते हैं शांत, और इसको बोलते हैं अशांत, लेकिन पुनरावृत्ति वाला, अशांत पुनरावृत्त। तो ये परिमेय संख्याएं जो आपकी होती हैं शांत और पुनरावृत्त होती हैं। शांत या पुनरावृत्त, पुनरावृत्ति होगी, रिपीटिंग होगी, ठीक, शांत या पुनरावृत्ति होगी। अब दूसरा जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं √3। √3 का मान तो हम लोग 1.732 लेते हैं, डैश 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 होता है, आगे का छोड़ देते हैं, ये मान जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे √3, √5, रूट में जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय होती हैं, पाई अपरिमेय है। इसी तरह से जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत होती हैं। शांत मतलब भाग दिया जाएगा तो वो भाग समाप्त नहीं होगा, देख रहे हैं आगे बढ़ता जा रहा है, ये कभी भागफल ख़त्म नहीं होगा और इसकी तरफ पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। ये क्या होंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो बार बार दूसरी संख्याएं आएंगी, जैसे 1.01, 002, 00, 01, 00001, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, देख रहे हैं, इसको भी 1 ही बदल देते हैं, तो ये पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसमें भाग समाप्ति नहीं होता है और पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसको हम लोग अपरिमेय को बोलते हैं अशांत अपुनरावृत्त, ठीक, अशांत अपुनरावृत्त। और ये शांत भी हो सकता है, शांत और पुनरावृत्त भी हो सकता है, लेकिन अशांत और अपुनरावृत्त ये होगा। अपरिमेय ये होगा, इसको नोट कर लेना है, आगे फिर ये आएगा तो फिर अब ये चीज़ें न बतानी पड़े। क्लियर है।
अब हम लोग आते हैं जो मूल हम लोग का टॉपिक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करिए, पहला क्वेश्चन है सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आना ही है इस टाइप का क्वेश्चन, ये ध्यान दे लीजिए, ये बोर्ड में भी बहुत ही आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन √3 हो गया, √2 हो गया, √5 होगा, √7 होगा, कोई भी दे देगा और कहेगा कि सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मान लेंगे, माना √3 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, लिखेंगे अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तब इसको हम लोग, परिमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब √3 बराबर P/Q लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q परस्पर सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य, इसका मतलब बताते हैं। सह अभाज्य का मतलब कि इन P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करें तो वह गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड जो दोनों का आएगा 1 आएगा। क्या आएगा, कॉमन गुणनखंड दोनों का 1 आएगा। वह वैसी संख्याएं जिनका कॉमन गुणनखंड 1 हो, या ऐसे कह सकते हैं कि उनका HCF 1 हो, वैसी संख्या। जैसे मान लो हम 3, 5 ले लेते हैं, तो 3, 5 का अगर ये 3, 5 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 3 बराबर 1 गुणे 3, और 5 का करोगे तो 1 गुणे 5 आएगा। तो दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 है। तो अगर ऐसी संख्या है तो इनको सह अभाज्य बोलते हैं, मतलब ये किसी दूसरे संख्या से फिर नहीं कटने वाली हैं। तो हमने बताया कि P और Q अभाज्य, सह अभाज्य हैं, इसका मतलब होगा कि इनका आपस में किसी संख्या से ये दोनों कटेंगी नहीं, बस सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। जैसे 3/5 लिख दिया तो 3 और 5 नहीं कटते हैं। अगर 2/4 लिख दिया जाएगा तो 2/4, 2 और 4 2 से कट जाएंगे, तो वो सह अभाज्य नहीं होंगे। 3 और 5, 7 और 9, ये सब आपस में कटेंगे नहीं किसी संख्या से, तो ये सह अभाज्य कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा। तो खैर अब यहीं पे आते हैं, √3 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q परस्पर सह अभाज्य हैं। ठीक, अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, P बराबर √3Q लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P² बराबर 3Q²। देखो P² बराबर 3Q² है, तो P² बराबर 3Q² है, इसका मतलब कि P² 3 से कट जाएगा। जैसे मान लो कि हम लिख दें कि A बराबर 20Q, तो इसका मतलब कि A जो है 20 से कट जाएगा ना, क्योंकि A बराबर 20Q है, तो 20 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा, तो A कटेगा, ये नहीं कहेंगे। तो ये कहेंगे, देखिए P² बराबर 3Q², अर्थात ये 3 जो है P² को विभाजित करता है, 3 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ओके, तो इसलिए 3 जब P² को विभाजित करेगा तो 3 P को भी विभाजित करता है, 3 P को भी विभाजित करता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, स्क्वायर को विभाजित कर दिया, इसलिए P बराबर 3M, 3M जैसे यहाँ पे लिखा था, P 3 P को विभाजित करता है, यहाँ आ जाओ, 3 P को विभाजित करता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3M हो जाएगा। P बराबर 3M, M कोई भी पूर्णांक है, M कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब संख्या कोई भी। तो अब
अब ये P बराबर 3m हो गया, तो P बराबर 3m इस एक में रख दिया जाए, P बराबर 3m एक में रख दिया जाए। समीकरण 1 से क्या मिलेगा, P की जगह पे क्या रखना है, 3m का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, या 3 से कट जाएगा, 3 बार में 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर भी 3m स्क्वायर आ गया, अर्थात q स्क्वायर को भी 3 विभाजित करता है, अर्थात 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अतः जब q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा, अतः 3 q को भी विभाजित करता है, 3 q को भी विभाजित करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 q को भी विभाजित करता है और 3 p को भी विभाजित करता है, 3 p को भी विभाजित करता है, 3 q को भी विभाजित करता है। लेकिन हमने क्या माना है, हमने माना है कि p और q आपस में सहअभाज्य हैं, p और q आपस में सहभाज्य, मतलब p और q किसी से विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग का रिजल्ट आ गया कि p को 3 p को भी विभाजित करता है और 3 q को भी विभाजित करता है। तो ये बात तो गलत आ गई कि p और q परस्पर सहअभाज्य हैं, इनको कोई p और q को विभाजित नहीं करता है। तो ये क्या है, अतः यह क्या करता है, यह जो है एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है कि, इसको हटा दो अभी, P और Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। ये क्यों ऐसा हुआ, ये गलत रिजल्ट आ गया, ये गलत रिजल्ट इसलिए आ गया कि हमने गलत पहले ही मान लिया है कि √3p बटा क्यू के बराबर है, परिमेय के बराबर है, परिमेय है, हम लोगों ने माना है। यह विरोधाभास हुआ है कि p और q सब, तो यह विरोधाभास हमारे गलत धारणा मानना, जो माने हैं, गलत धारणा या मानने के कारण है ना, मानने के कारण है। क्या हमने माना था कि √3p बटे q के बराबर परिमेय है, मानने के कारण है। अतः √3 परिमेय, जो माना गया था कि परिमेय है, वही गलत है, √3 परिमेय है, गलत है, अर्थात √3 क्या हो गई, परिमेय नहीं, अपरिमेय है, अपरिमेय है। समझ में आ गई होगी बात। देखो, सबसे पहले ध्यान से पूरा एक बार समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि √3 अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो हम लोग मानते हैं कि अपरिमेय नहीं है। ऐसे सवालों को कैसे करना है, √3 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय मान लेते हैं। तो जब परिमेय है तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के हम रूप में हम लोग लिख दिया, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो p बराबर √3q आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अब p स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होगा, यही ध्यान देना है, ये इससे विभाजित होगा, 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात 3p को भी विभाजित करता है। ठीक, अब 3 जब p को विभाजित करता है तो p बराबर 3m हम लोग लिख सकते हैं, m n कुछ भी लेना है ले सकते हैं, q लिख सकते हैं, q नहीं लिख सकते, p q लिए हैं, तो p बराबर 3m ले लिया गया क्योंकि p को 3 विभाजित करता है, तो p बराबर 3m लिख सकते हैं। तो p बराबर जब 3m हो गया तो अब इसको रख देना है यहाँ पे समीकरण 1 में, 3m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो इसका मतलब 3q को भी विभाजित करता है। तो हमें ये निकाल देना है कि 3 जो लिया गया है वह p और q दोनों को विभाजित करता है। विभाजित कर दिया तो हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया कि ये परस्पर सहअभाज्य हैं, इनमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो हम लोग का यह मानना, यह एक विरोधाभास है कि p और q सहअभाज्य है। ये हमारा रिजल्ट फाइनल ये आया कैलकुलेशन के बाद। तो जब विरोधाभास पैदा हो गया तो यह विरोधाभास क्यों है
हमारे गलत धारणा या मानने के कारण है कि √3 परिमेय है। ठीक है, तो √3 परिमेय है, यह गलत है, तो गलत है तो फिर सही क्या है, √3 अपरिमेय है। इसको ऐसे ही प्रूव करना है। खूब बढ़िया से इसको एक बार कर लीजिए और क्वेश्चंस कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए, √2, √7, √5 अपरिमेय है। ये क्वेश्चन करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि √2, √7, √5 अपरिमेय हैं। ये क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। ठीक है, ओके।